कैसे कर्नाटक के एक आदमी जो रेलवे स्टेशन पर फल फ्रूट बेचने का काम किया करता था, उसने इतना बड़ा स्कैम को अंजाम दिया जो इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में माना जाता है। इस स्कैम की बात करें तो यह स्कैम 30,000 करोड़ का था और इसका मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्कैम के बारीकी को जानेंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इतने बड़े स्कैम को आखिर कैसे अंजाम दिया गया। स्टार्ट हम इनकी हिस्ट्री से करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी रेलवे के एक ऑफिसर के बेटे थे। अब्दुल के पिता कड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से रेलवे में काम कर रहे थे। उनकी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली का घर चलता था। कुछ समय बाद अपने जॉब के कारण उन्हें और उनकी फैमिली को कर्नाटक के खानापुर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना पड़ा। वहीं पर अब्दुल करीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7-8 साल थी, तभी उनके पिता की डायबिटीज और अन्य बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खानापुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर फल फ्रूट बेचने लगे। उस समय खानापुर रेलवे स्टेशन पर पूरे दिन में 10-12 ट्रेन आया करती थी। इसी के भरोसे इनका परिवार चल रहा था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद गोगटे कॉलेज के कॉमर्स स्ट्रीम से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके बाद अब्दुल नौकरी की तलाश करने लगा। शुरुआत में अब्दुल को नौकरी ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद अब्दुल को पता लगा कि मुंबई शहर में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वह जॉब के लिए मुंबई चला गया। मुंबई पहुंचते ही अब्दुल करीम को फिलिक्सन इंडिया कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई, लेकिन टारगेट अचीव ना करने के कारण और अच्छी परफॉर्मेंस ना होने के कारण जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अब्दुल को साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की दूसरी जॉब मिल गई। वहां पर कुछ समय काम करने के बाद अब्दुल करीम पैसे कमाने के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडिल ईस्ट में जाकर काफी सारा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए 1986 में अब्दुल सऊदी अरेबिया चले गए। वहां पर जाकर अच्छा जॉब करे। सऊदी अरब में भी अब्दुल ने कई जॉब करी और छोड़ी, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जब अब्दुल को यह पता चला कि सऊदी अरब में उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो वह फिर से मुंबई लौट आया और यहीं से उनके स्कैम की जर्नी शुरू होती है। अब्दुल करीम तेलगी शुरू से ही जल्दी पैसा कमाने में रुचि रखता था। उसे मेहनत की कमाई से ज्यादा शॉर्टकट में कमाई करना ज्यादा पसंद था। शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए वह अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, जिसकी सहायता से वह तुरंत बहुत सारा पैसा कमा सके। उसने ध्यान दिया कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं। उसकी सहायता से वह बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर अब्दुल ने भी यह काम शुरू कर दिया। इस काम को शुरू करने के लिए अब्दुल ने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम के कंपनी की शुरुआत की। बहुत से लोग जो मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, उनके पास पूरे कागजात नहीं हुआ करते थे। अब्दुल दस्तावेजों में हेरा फेरी करके अपने क्लाइंट्स को गैर कानूनी तरीके से मिडिल ईस्ट भेज देता था। कुछ सालों तक अब्दुल का यह बिजनेस ठीक ठाक चलता रहा और इससे उसने बहुत सारे पैसा भी कमा लिया। लेकिन 1951 में बहुत से लोगों ने उनकी गतिविधियों के लिए उन पर मुकदमा दायर किया, जिसके चलते 1993 में उन पर वीजा रैकेट क्राइम के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। जिस जेल में अब्दुल करीम को रखा गया था, उसी जेल में रतन सोनी भी थे, जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए काम करते थे, जिसमें उसने एक फ्रॉड किया था, जिसके चलते उसे भी जेल हो गई थी। इसी जेल में रतन सोनी ने अब्दुल करीम को बताया कि अगर तुम्हें क्राइम ही करना है तो कोई बड़ा क्राइम करो। रतन सोनी अब्दुल करीम को बताते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टैंप ऑफिस है, उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता और हम नकली स्टैंप पेपर बनाने लग जाए तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि भारत में स्टैंप पेपर का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, इसलिए हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं तो दोनों इस प्लान पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम होता है कि अगर हमें बड़े लेवल पर स्कैम करना है तो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी सहायता लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर बड़े बड़े नेताओं और अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े हुए लोगों से अपनी दोस्ती बनाई। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैम्प प्रिंटिंग का लाइसेंस लिया, ताकि जब भी नकली स्टैम्प पेपर बेचे तो उन पर कोई भी शक भी ना करे।
अब्दुल करीम ने स्टैम्प पेपर बेचने वाली पुरानी सरकारी मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही सरकारी अधिकारियों से बातचीत बनाकर स्टैम्प पेपर में इस्तेमाल होने वाली सभी मटेरियल की जानकारी हासिल कर ली ताकि वह सेम टू सेम स्टैम्प पेपर बना सके। इस तरह अब्दुल करीम ने नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू करा और उन्हें मार्केट में सर्कुलेट किया। लेकिन आगे चलकर रतन सोनी और अब्दुल करीम के बीच किसी वजह से बात बिगड़ गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब्दुल करीम इसके बावजूद नकली स्टैम्प बनाने का काम नहीं छोड़े। उन्होंने इस काले धंधे को चलाने के लिए 350 लोगों को काम पर रखा था। अपने नकली स्टैम्प पेपर को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए अब्दुल करीम ने पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर असली स्टैम्प पेपर को गलत एड्रेस पर भिजवाया और मार्केट में असली स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज की। और इसके बाद कुल 18 राज्यों में अब्दुल करीम अपने नकली स्टैम्प पेपर को सप्लाई किया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल करीम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के नकली स्टैम्प पेपर बेच दिए थे। इन पैसों से वह अय्यासी करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए केवल बार्स और क्लब्स में उड़ाने लगा। लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अब्दुल करीम का यह नकली स्टैम्प पेपर स्कैम सामने आ गया। पुलिस ने अब्दुल करीम के नकली स्टैम्प पेपर को सप्लाई करने वाले 2 आदमी को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और इस तरह यह स्कैम सामने आया। जिसके बाद पुलिस को यह समझ आ गया था कि यह स्कैम बहुत बड़ा है। जब पुलिस ने अब्दुल करीम की खोज करना शुरू की तो पुलिस को पता चला कि वह पहले ही भाग चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अजमेर से अब्दुल करीम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता लगा कि यह स्कैम काफी बड़ा है। जिसके बाद एसआईटी ने इस मामले की जांच करना शुरू की। जांच में पता लगा कि यह स्कैम 1994 से चल रहा है और भारत में उसने बहुत बड़ी मात्रा में नकली स्टैम्प पेपर को चला दिया था। यह नकली स्टैम्प पेपर बेचकर अब्दुल करीम ने तकरीबन 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी को खरीद चुका था। जब अब्दुल करीम के नार्कोटिक टेस्ट किया गया तब अब्दुल करीम ने कई राजनेताओं का नाम लिया, लेकिन बाद में इस नार्कोटिक टेस्ट पर बहुत विवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि जब यह टेस्ट किया गया था तब अब्दुल करीम होश में नहीं थे। इस मामले में कई सारे पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। जब अब्दुल करीम को अरेस्ट किया गया तो मुंबई पुलिस ने कहा हम फ्लाइट की तलाशी लेंगे और उसे साथ में लेकर जाएंगे। और बाद में पता चला कि अब्दुल करीम उन्हीं पुलिस ऑफिसर के साथ मजे कर रहा है, क्योंकि पैसे देकर अब्दुल करीम ने सभी को खरीद लिया था। बाद में यह मामला एसआईटी से सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। साल 2006 में कोर्ट ने अब्दुल करीम को 30 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 202 करोड़ का फाइन लगाया। आपको बता दे कि यह फाइन किसी मुजरिम पर लगाए जाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फाइन है। अब्दुल करीम के साथ साथ उनके साथियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन बाद में अब्दुल करीम की 30 साल की सजा को घटाकर 13 साल कर दिया गया। अपनी सजा काटते काटते अब्दुल करीम की साल 2017 में मृत्यु हो गई। यह कहा जाता है कि अब्दुल करीम को भी हर्षद मेहता की तरह जेल में मार दिया गया, क्योंकि बहुत सारे राजनेताओं का नाम इस स्कैम से जुड़ा हुआ था। अब्दुल करीम की मृत्यु के बाद इस पूरे मामले की समाप्ति हो गई। वैसे दोस्तों, क्या आप स्कैम 2003 वेब सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।